लिंडा स्लेटन की बहन उसके दरवाजे पर आकर लगातार पिछले काफी देर से नॉक कर रही थी, लेकिन उसने दरवाजा खोला ही नहीं। जिसके बाद वो उसके दोनों के दोनों बच्चों को लेकर कि आखिरकार हम लोग इस कमरे के अंदर किस तरीके से देख सकते हैं, उनके घर के पीछे आ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस कमरे की खिड़की पर पहुंचे तब उन्हें पता चलता है कि इस कमरे की खिड़की इस टाइम खुली हुई है। और जैसे ही उसकी बहन ने अंदर की तरफ देखा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस टाइम लिंडा अपने बेड पर पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई थी। उसने इस टाइम एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था और उसके गले पर कपड़े टांगने वाला हैंगर पूरे तरीके से गोल गोल घुमा रखा था। और टोटली अगर देखा जाए तो बात समझ आ रही थी कि वो अपनी जान गंवा चुकी है। और जब पुलिस यहाँ पर आती है, इस केस के ऊपर कार्यवाही करने लगती है, तो उनके हाथ कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जिससे कि वो लोग सीधा का सीधा क्रिमिनल तक पहुंच पाए। लेकिन पुलिस ने इस केस का पीछा नहीं छोड़ा और वो लोग लगभग अगले 38 सालों तक इस केस के ऊपर कार्यवाही करते हैं और आखिरकार लिंडा का कातिल पकड़ा भी जाता है। लेकिन जो इस केस में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि लिंडा के बच्चे कभी इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये बंदा कुछ ऐसा कर सकता है। वो लोग उसके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास किया करते थे। दरअसल इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई 8 मार्च 1950 को, जब फ्लोरिडा में लिंडा स्लेटन का जन्म हुआ। इसका परिवार काफी ज्यादा छोटा था और उसी टाइम से इसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि आगे चलकर जब इसकी खुद की फैमिली बनेगी तो ये अपने काफी सारे बच्चे रखेगी, अपने पति का ये हद से ज्यादा ख्याल रखेगी और इसकी एक हैप्पी फैमिली बनने वाली है। और जब ये 19 साल की थी तो इसकी मुलाकात फ्रैंक स्लेटन नाम के एक लड़के से होती है। ये दोनों बहुत जल्द प्यार में पड़ गए और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के लगभग 3 साल बाद सबसे पहला बेटा इनका जेफरी इनकी जिंदगी में आता है। जब से जेफरी इनकी लाइफ में आया था, ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करने लगते हैं। दोनों ही मिलकर अपने बेटे का और ज्यादा अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। और जेफरी के इनकी जिंदगी में आने के लगभग 1-1.5 साल बाद ही इनकी जिंदगी में इनका दूसरा बच्चा आ जाता है, जिसका नाम इन्होंने टमैथी रखा। अब ये दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन इसी टाइम फ्रैंक को शराब की काफी ज्यादा गंदी आदत पड़ जाती है। अब तो उसके ऐसे हालात बन चुके थे कि अब वो पूरी ही रात शराब में सेट रहा करता था। जैसे तैसे कर उस टाइम लिंडा अपने आप को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है और अपने पति से रिक्वेस्ट करने लगती है कि जैसी गंदी आदतों में वो लगातार गिरता जा रहा है, वो अपने आप को संभाल ले, नहीं तो आगे चलकर इन्हें काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ेंगी। लेकिन फ्रैंक अपनी आदतों में बिल्कुल भी सुधार नहीं कर पाया और वो दिन में भी इस टाइम शराब पीनी शुरू कर देता है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब वो अपने बीवी और बच्चों को पीटना शुरू कर देता है। और इसी तरीके से चलते चलते लिंडा को समझ आ चुका था कि इसके पति को शराब की कितनी ज्यादा लत पड़ चुकी है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ शराब पिया करता था, लेकिन आज के टाइम में ये इसके साथ साथ इसके बच्चों को भी नहीं बख्शता। पूरा का पूरा दिन ये नशे में टुल रहता है, इन्हें पीटने में ये कोई कमी नहीं छोड़ता। तो इसके लिए अच्छा यही रहेगा कि अगर ये इससे टाइम रहते अलग हो जाए। और वो उसे तलाक देकर पोल काउंटी चली जाती है। वहां पर जाकर उसने छोटा मोटा काम धंधा करना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस नए शहर में वो बिल्कुल अकेली रहा करती थी। उसका मन नहीं लगता था, जिसके चलते उसने अपनी बहन को इन सारी ही चीजों के बारे में बताया। तो दूसरी तरफ उसकी बहन ने ये बात कही कि भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम आखिरकार पोल काउंटी गई क्यों हो। तुम यहीं पर फ्लोरिडा में ही अपने फैमिली के साथ रह सकते थे। तुम काफी अच्छी से जानती हो कि यहाँ पर अपने माता पिता रहते हैं, तुम्हारी बहन यहाँ पर रहती है, तो आखिरकार तुम वहां पर गई ही क्यों थी। और आखिर में लिंडा वापस फ्लोरिडा आ जाती है। लिंडा को अब फ्लोरिडा में ही एक काफी अच्छा घर मिल चुका था और जहां पर उसने अपनी बहन को घर दिलवाया था, उनके पड़ोसी भी काफी ज्यादा अच्छे थे। वो जब इस बारे में जानने लगते हैं कि आखिरकार लिंडा के साथ क्या हुआ, इसके पति कहां पर है, तब उन्हें पता चलता है कि इसके पति कुछ इस तरीके से इसे परेशान किया करते थे। और इस टाइम ये एक सिंगल मदर है, जिसके चलते उन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ भी वो लोग मदद लिंडा के लिए कर सकते थे, वो सारी की सारी मदद करनी शुरू कर दी। जैसे कि लिंडा अब बिल्कुल अकेली थी, उसे ही काम पर जाना पड़ा करता था, अपने बच्चों को संभालना पड़ता और इसके साथ साथ उनके खाने पीने के हुआ या फिर घर परिवार हुआ, अकेले लिंडा को ही संभालना होता था। जिसके चलते उसके जितने भी पड़ोसी थे वो हमेशा ही लिंडा से ये बात कहते रहा करते थे कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अगर आपको कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप हमें आकर बता
सकती हैं। लिंडा इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश, और दूसरी तरफ लिंडा के ऊपर भी इस टाइम काफी ज्यादा बर्डन था। उसका छोटा बेटा टिमोथी फुटबॉल खेलने का काफी ज्यादा शौकीन था, जिसके चलते वो बार बार अपनी माँ से यही रिक्वेस्ट करता रहा करता था कि शाम को उसे फुटबॉल खेलने के लिए जाना है। तो दूसरी तरफ उसकी माँ को तो अपनी जॉब भी संभालनी होती, अपना जाकर घर भी संभालना होता, जिसके चलते वो कभी कभार उसे उसके स्कूल में, जहाँ पर कि उसके टीचर्स शाम को फुटबॉल खिलाया करते थे, वहां पर कभी तो लेकर जाती, कभी नहीं लेकर जाती। और इन सारी ही चीजों से परेशान टिमोथी अपनी बार बार मदर से बोलता रहा करता था। इनके पड़ोसियों को जब इस बारे में पता चलता है तो उनका ये कहना था कि बेटा तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, हमारे भी बच्चे उसी ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, तो इस टाइम तुम तैयार हो जाया करो और हमारे बच्चों के साथ साथ हम लोग तुम्हें भी वहां पर उसी स्टेडियम में ले चलेंगे, तुम वहां पर आराम से खेलते रहना, हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे और जैसे ही शाम को ये वापस आएंगे तो तुम भी इन्हीं के साथ वापस आ जाना। टिमोथी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो अभी काफी ज्यादा छोटा था। कभी कभार तो वो टाइम पर तैयार हो जाता, कभी कभार उसकी माँ उसे उसके ग्राउंड पर पहुंचा देती, लेकिन फिर भी कभी कभी उसकी छुट्टी लग जाया करती थी। और जैसे ही उसके टीचर को इस बारे में पता चलता है तो उन्होंने टिमोथी से पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, तू कभी कभी तो आता है, कभी नहीं आता, आखिरकार मामला क्या है। और तब जाकर उसके कोच को इस बारे में पता चलता है कि इसकी माँ बिल्कुल सिंगल मदर है और दूसरी तरफ उसे काफी सारा और भी काम संभालना होता है, और यही कारण है कि आधी बार तो ये आता है, आधी बार नहीं आ पाता। तो अब उसके कोच को भी उसकी माँ की परिस्थिति समझ आ चुकी थी, जिसके चलते उसने ये बात कही कि तुम्हें अपनी माँ को तो परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो तुम परेशान मत हो, मैं भी ग्राउंड के लिए जब आता हूँ तो उसी तरफ से आता हूँ, वैसे तो मेरा दूसरा रूट है लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस तरफ से आ सकता हूँ। जिसके चलते अब उसका कोच उसी के घर की तरफ से चला जाया करता था और अपने साथ टिमोथी को भी ले जाया करता था। लिंडा इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश थी कि सबसे पहले तो उसकी बहन ने उसके यहाँ पर सेटल होने में मदद की, और यहाँ पर जब वो पहुंचती है तो उसे इतने अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ इस टाइम टिमोथी के अगर कोच को देखा जाए तो उसके तो कहने ही क्या है, वो अपने पूरे के पूरे काम को इस टाइम काफी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। लिंडा की इस टाइम अपने पड़ोसियों के साथ काफी अच्छे से बनती थी, और यही कारण था कि इनके जितने भी पड़ोसी थे उनका मानो एक तरीके का ग्रुप बन चुका था। और काफी सारे पड़ोसी हमेशा ही ये बात अपने आस पड़ोस वालों को कहते रहा करते थे कि भाई आज तुम्हें घर पर खाना नहीं बनाना है, आज सारे के सारे लोग हमारे यहाँ पर डिनर करने वाले हैं। कभी तो वो लोग किसी के घर पर बैठकर डिनर करने लग जाते, कभी किसी के पास, और इसी तरीके से उन्हें ये बात फील होने लगती कि मानो वो अकेले नहीं रहते, जबकि उनकी तो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है। इसी चीज को लेकर लिंडा इस टाइम काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। लेकिन उसके बड़े बेटे जेफरी को कभी कभार कोई चीजें अगर अपनी माँ की पसंद ना आती तो वो सीधा का सीधा उसके मुंह पर बोल दिया करता था, और यही कारण था कि दूसरी तरफ लिंडा अपने बेटे से ये बात कहने लगती कि वो उसकी माँ है, उसे इसके साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन जेफरी तो बिल्कुल साफ साफ बोल दिया करता था कि आप आखिरकार इस टाइम कर ही क्या रही हैं। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा घमासान लड़ाई होती, लेकिन आखिरी में जेफरी आकर अपनी माँ से माफी मांग लिया करता था कि भले ही उसकी माँ की गलती हो, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव उसने अपनी माँ के साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो इसके लिए शर्मिंदा है। उसकी माँ को काफी अच्छे से पता था कि इसका बेटा हमेशा ही कुछ ऐसा ही करता रहता है, भले ही उसकी गलती क्यों ना हो, लेकिन वो बिल्कुल साफ साफ बोल देता है। और यही कारण है कि उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसका बेटा उसके सामने बोल रहा है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन इसका बेटा इससे अलग नहीं रह सकता। और 3 सितंबर 1981 को भी सुबह सुबह कुछ ऐसा ही होता है, इन दोनों माँ बेटों के बीच लड़ाई हो जाती है। उस दिन लिंडा ने अपने सारे के सारे पड़ोसियों को ये बात बोल रखी थी कि आज वो लोग खाना खाने के लिए इन्हीं के घर पर आने वाले हैं। शाम को उनके सारे के सारे पड़ोसी वहां पर जा पहुंचते हैं। इस टाइम तक इन दोनों की लड़ाई लगातार अभी तक चल रही थी, शाम का टाइम हो चुका था और जैसे ही इनके पड़ोसी आकर उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, आपस में मस्ती करने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। इसी टाइम दोबारा से जेफरी को ये बात महसूस होने लगती है कि उसकी माँ को कितना ज्यादा काम धंधा संभालना पड़ता है, घर को वो संभालती है, बच्चों को संभालती है, अपने जॉब पर भी वो जाती है, तो उसे उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। जिसके चलते आखिर में इनके सारे के सारे पड़ोसी
खाना वगैरह खा लेने के बाद अपने अपने घर चले गए थे और जितने भी इस टाइम यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बर्तन बचे हुए थे वो लोग ले जाकर एक एक उसे जब धो रहे थे तो आखिर में जेफरी अपनी माँ के पास जाता है और बर्तन धोते धोते वो अपनी माँ से माफी मांगने लगता है। लिंडा उसे दोबारा से माफ कर देती है। उसे पहले से ही पता था कि इसका बेटा इससे दूर रह ही नहीं सकता और कुछ ही देर बाद इन दोनों माँ बेटों की आपस में अच्छे से बनने लगती है। जैसे ही घर का सारा काम निपटता है वो दोनों के दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह 4 सितंबर 1981 का टाइम हुआ तो जेफरी को ये बात पता चलती है कि इस टाइम लगातार इनका कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। वो अपनी आंखों को मलते मलते, क्योंकि अभी तक वो उठा ही नहीं था, जाकर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे ये बात पता चली कि इस टाइम उसकी मौसी यानी कि लिंडा की बहन आई हुई है। वो सीधा का सीधा जेफरी से यही बात पूछने लगती है कि आखिरकार लिंडा कहाँ पर है, उसे आकर दरवाजा खोलना चाहिए था, इतनी सुबह तक वो उठ जाया करते थे। तो जेफरी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में बड़े ही आराम से सो रहा था, लेकिन पिछली काफी देर से जब दरवाजा खटखटाया जा रहा था कोई भी आकर इसे नहीं खोल रहा था तो मैंने आकर ये दरवाजा खोला है और अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ उठा ही हूँ। इसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए, क्योंकि अभी भी वो नींदों में था, दोबारा से अपने कमरे में जाता है और अपने छोटे भाई टिमोथी को उठाने लगता है कि सुबह हो चुकी है, तुम्हें इस टाइम उठ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ लिंडा की बहन भी जाकर उसके दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर देती है कि इस टाइम तक उसकी बहन उठ जाया करती थी, आखिरकार आज अभी तक वो कैसे सो सकती है। तो वो लगातार इस टाइम दरवाजा खटखटाती जा रही थी, उसकी बहन ने तो दरवाजा खोला ही नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों का कंफ्यूजन लेकर कि ऐसा वो अंदर क्या कर रही है, मुझे जानना चाहिए, वो उनके बच्चों के साथ ये पूछते हुए कि हम लोग अंदर की तरफ कहां से देख सकते हैं। घर के पीछे वो लोग आ जाते हैं। जैसे ही लिंडा की बहन ने खिड़की से अंदर की तरफ देखने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर लगी हुई खिड़की इस टाइम खुली हुई थी, तो जैसे ही उसने अंदर की तरफ देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अचानक से काफी ज्यादा घबरा जाती है, पीछे की तरफ वो हट गई और जैसे तैसे कर उन दोनों के दोनों बच्चों को लेकर पड़ोसी के घर पर जा पहुंचती है। उसने बच्चों को एक साइड में बैठा दिया, पड़ोसी को वो अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में जाती है और वहां पर रोते रोते ये बात कहने लगती है कि उसने एक काफी ज्यादा भयानक घटना को इस टाइम देख लिया है। उसने सारी की सारी बातें बताई कि तुम मेरे साथ आओ, मैं ही तुम्हें दिखा देती हूँ। और ये बात बोलकर जैसे ही वो लोग दोबारा से उस खिड़की पर पहुंचते हैं तो उन्होंने अंदर का नजारा देखना शुरू किया। दरअसल इस टाइम लिंडा अपने बेड पर ही पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इस टाइम उसकी गर्दन बेड से नीचे लटकी हुई थी और उसकी गर्दन से एक कपड़े टांगने वाला हैंगर पूरे तरीके से लपेटा गया था। वो लोहे का हैंगर इस टाइम मानो इसके गले के अंदर घुसने को हो चुका था। तो वो ज्यादा देर तक तो उस क्राइम सीन को नहीं देख पाए। वापिस आकर वो पुलिस के पास कॉल कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही इस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले तो लिंडा की ही बहन से पूछा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आया था, इसके अलावा यहाँ पर किसी ने कोई चीज टच तो नहीं की। तो लिंडा की बहन ने यही बात कही कि सबसे पहले तो उसने जाकर दरवाजा नॉक किया था और इसके अलावा यहाँ पर खिड़की के तो ये लोग नजदीक भी नहीं गए हैं। सारी की सारी चीजें समझ लेने के बाद फोरेंसिक टीम ने वहां पर जितने भी सबूत मिल सकते थे उन सारे के सारे सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके बाद दरवाजा खोलकर वो लोग उसके रूम में जा पहुंचते हैं। पुलिस के द्वारा लिंडा की बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है और लिंडा की बहन से ही पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये कांड किसने रचा होगा। लेकिन उसकी बहन ने इस बात से मना कर दिया कि उसे कोई भी अंदाजा नहीं, इसके साथ तो किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन जहां तक कि उसे शक है उसे ये बात जरूर लगती है कि जरूर इस सारी की सारी घटना के पीछे इसके पति का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस टाइम ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पर काफी अच्छे से रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके पति के हालातों को देखा जाए तो जरूर अभी भी वो नशेड़ी अपने घर पर बैठकर शराब पीता होगा। और जब इसे ये बात पता चली कि उसकी वाइफ कितने अच्छे जगह पर रहती है, इनके पड़ोसी इसकी मदद करते हैं, इसकी लाइफ पूरे तरीके से सेट हो चुकी है, तो जरूर उन्होंने ही ये कांड रचा होगा। तो पुलिस ने जाकर सीधा का सीधा फ्रैंक के पास उसे गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन फ्रैंक इस बात से मना कर देता है कि जनाब मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस टाइम मेरी वाइफ रहती कहाँ पर है, और दूसरी तरफ मुझे इस बात से क्या मतलब कि इस टाइम वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही है। पुलिस ने इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली लिया, इसके कोलिग्स से पूछताछ करनी शुरू की और काफी सारे लोग ऐसे सामने आते हैं कि जनाब आखिरी टाइम में जब ये पूरा का पूरा कांड किया गया था उस रात हम लोग इसके साथ ही थे, दिन में ये ऑफिस में था, रात को हमारे साथ था और जरूर
इसने तो ये कांड नहीं रचा होगा। तो ये सारी की सारी बातें कंफर्म कर लेने के बाद कि इस केस के पीछे उसका पति तो नहीं है, वो लोग और अंदाजे लगाने लगते हैं कि ये कांड और किसने किया हो सकता है। और इसी टाइम तहकीकात से पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि इसकी अपने बेटे जेफरी के साथ लड़ाई हुई थी। तो अब पुलिस इस बात को भी लेकर शक करने लगती है कि हो सकता है इसके बेटे ने ही इसे निपटा दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ काफी ज्यादा जो कंफ्यूजन पुलिस के दिमाग में था वो ये था कि ये इसकी माँ है तो ये इसके कपड़े क्यों उतारने लगा। और जैसा कि आखिरी टाइम में फोरेंसिक रिपोर्ट को चेक किया गया उससे तो यही बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में इसे सेक्सुअली भी एब्यूज किया गया था। तो इसका बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बारे में और ज्यादा जब डिटेल निकाली जाती है तब सारे के सारे पड़ोसी सामने आते हैं और उनका ये कहना था कि हाँ जनाब, ये बंदा अपनी माँ के साथ लड़ाई करता रहा करता था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जब भी इसके साथ लड़ाई होती तो ये बहुत जल्द अपनी माँ से जाकर माफी मांग लिया करता था, क्योंकि इसे पता था कि इसकी माँ इस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और ये दोनों के दोनों बच्चे अपनी माँ की कोई भी मदद करने में कमी नहीं छोड़ा करते थे। दूसरी तरफ वो 1981 का टाइम था और उस टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने भी इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी जिससे कि वो लोग सारी की सारी रिपोर्ट निकाल कर ये बात कंफर्म कर पाए कि आखिरी टाइम में यहाँ पर आकर किसने इसके साथ ये सब एब्यूज किए होंगे। और आखिर में काफी ज्यादा बेरहमी के साथ इसकी जान ले ली। पुलिस तो इस टाइम इस केस के ऊपर काम कर ही रही थी, लेकिन ये दोनों के दोनों बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे कि अब आखिरकार इनका क्या होगा। और इसी टाइम इनके सारे के सारे पड़ोसी रिश्तेदार सामने आने लगते हैं और वो लोग आकर इन्हें संभालने लगते हैं कि बेटा तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, भले ही तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी हुआ हो, हम हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे और जैसा भी तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूरत हो बस हमें एक बार बोल देना, जो कुछ भी होगा हम लोग तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हैं। और इसी टाइम उनका कोच भी सामने आता है और उसका ये कहना था कि आगे हमेशा के लिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हें जो कुछ भी करना हो वो तुम लोग आराम से कर सकते हो। वो दोनों के दोनों जाकर अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, अपने उस कोच से मिलते हैं, उनका वो लोग धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ लगातार पुलिस के पास जाकर वो लोग इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस उनके माँ के केस में कहां तक बढ़ चुकी है, उनके किलर का क्या रहा और वो कब तक पकड़ा जाएगा। इसी तरीके की काफी सारे इंफॉर्मेशन वो लोग पुलिस वालों से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टाइम इतनी ज्यादा तकनीक नहीं थी, जिसके चलते पुलिस का यही कहना था कि अभी भी इस केस के ऊपर लगातार काम चल रहा है। लेकिन लगातार काम चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब ये केस पूरे तरीके से ठंडा पड़ चुका था। बीच बीच में काफी सारे ऑफिसर इस केस को छेड़ते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा समाधान नहीं था जिससे कि वो लोग पता लगा सकें कि इस कत्ल को अंजाम किसने दिया था। और इसी तरीके से चलते चलते अब 2015 का टाइम आ चुका था। ये दोनों के दोनों भाई लगातार अभी भी पुलिस के चक्कर लगा रहे थे और एक ऑफिसर ऐसे भी आते हैं जिनका कि ये कहना था कि वहां से जितने भी नमूने सबूत के तौर पर उठाए गए थे उन सभी को डीएनए के लिए मंगवाया जाता है। और दूसरी तरफ उस टाइम वहां से एक फिंगरप्रिंट भी मिला था, तो पुलिस ने उसे भी फोरेंसिक टेस्ट में भेज दिया था और वहां से एक बंदे के बारे में पता भी चलता है कि जरूर उस बंदे ने ये काम किया हो सकता है। और इसी टाइम लगातार जब पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर काम कर रहे थे तो जैसे ही पुलिस को शक होता है कि हो सकता है इसी बंदे ने इस कांड को अंजाम दिया होगा, तो वो लोग जाकर सीधा का सीधा उसे गिरफ्तार नहीं करते। जबकि जो वो फिंगरप्रिंट वहां से मिले थे, हाथ का पूरा निशान मिला था, क्योंकि इस कांड को अंजाम दे लेने के बाद वो बंदा जैसा कि आखिरी टाइम में शायद इस खिड़की से अंदर आया था तो खिड़की पर हाथ रखकर वो बाहर कूद कर वहां से चला गया था और वहीं पर उसके सारे के सारे हाथों के निशान यूं के यूं छपे रह जाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स उसी के बंदे के हाथों के निशानों को उसके साथ क्रॉस चेक करती है और जैसे ही ये क्रॉस चेक किया गया तो ये बात कंफर्म हो गई कि इस कत्ल को अंजाम देने वाला कोई और नहीं जबकि वही बंदा रहा है। तो पुलिस जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जैसे ही पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करने लगती है और इन दोनों भाइयों को पता चलता है कि उनके माँ के कातिल को आखिरकार अब लगभग 38 साल बाद फाइनली पकड़ लिया गया है। तो वो लोग जल्द से जल्द भागकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जब उस कातिल से मिलने की कोशिश करते हैं तो वो लोग पूरे तरीके से हक्के पक्के रह गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई और नहीं जबकि ये तो टिमोथी का कोच था। वही कोच जिसने कि आखिरी टाइम में ये बात कही थी कि भले ही तुम्हारी माँ ने अपनी जान गंवा दी हो लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए उसका ध्यान रखेगा। जिस भी तरीके से उसे उसके मदद की जरूरत होगी वो हमेशा ही उसके लिए सामने खड़ा हुआ होगा। और यही कारण था कि टिमोथी उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि अपनी माँ के जाने के बाद जब वो अपनी जिंदगी में
आगे कामयाब होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो उसने अपने कोच का फोटो अपनी टेबल पर भी लगा रखा था कि ये वो बंदा है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इसी ने हमारी माँ के जाने के बाद हम लोगों को अच्छे से संभाला था। ये बात जानते ही टिमोथी अंदर तक टूट जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इस बंदे ने उनकी माँ के उनकी जिंदगी से जाने के बाद पूरे तरीके से इन्हें संभाला था, इन्हें हर तरीके की मदद दी थी, तो इसने ऐसा क्यों किया। तब तक वो कोच लगभग 87 साल का हो चुका था। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आखिरकार उसने इस कांड को अंजाम ही क्यों दिया। और तब जाकर उस बंदे ने इस बात का खुलासा किया कि वो उनकी माँ से यानी कि लिंडा से काफी ज्यादा प्यार किया करता था। जब उसे ये बात पता चलती है कि लिंडा इस टाइम एक सिंगल मदर है, इसे अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, तो उसके दिमाग में यही बात आई कि वो इसे काफी ज्यादा पसंद करता है, तो क्यों न वो जाकर इसे प्रपोज कर दे। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेंगे और ये इन दोनों ही बच्चों को काफी ज्यादा पसंद भी करता है। तो आगे चलकर जैसे ही ये बच्चे इसके साथ जिंदगी बिताएंगे, लिंडा को तो ये पसंद करता ही है, इसे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं। यही कारण था कि उसने काफी बार लिंडा को प्रपोज भी किया था, लेकिन लिंडा इस बात से साफ इनकार कर देती है क्योंकि शायद उसे इस बात से भरोसा ही उठ चुका था कि जिस बंदे से वो प्यार करती है बाद में उससे शादी कर लेती है, उसके बाद वो पूरे तरीके से बदल जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि इसके पति ने किया था, एक दिन ऐसा आएगा जब ये बंदा भी इसे छोड़ देगा। लेकिन वो कोच यूं ही लिंडा का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, जिसके चलते एक रात वो सीधा का सीधा उसके रूम में जा पहुंचता है। कोच को काफी अच्छे से पता था कि इसकी माँ अपना घर बंद कर लेगी, उसके बाद अपना दरवाजा बंद कर लेगी, लेकिन रात को ठंडी हवा आने के लिए पूरे तरीके से वो अपनी खिड़की बंद नहीं करती है, जिसके चलते वो खिड़की के रास्ते सीधा का सीधा उसके रूम में जा पहुंचता है। और वहां पर जाकर वो जैसे ही लिंडा के सामने खड़ा था, लिंडा की जैसे ही नींद खुली तो वो पूरे तरीके से हैरान रह गई। एक बार तो वो घबरा भी जाती है कि अचानक से उनके रूम में कौन आ घुसा। और जब वो उसे ये बात बोलने लगती है कि वो यहाँ से चला जाए, उसी टाइम उस कोच के दिमाग में पता नहीं ऐसी क्या बात आई कि वो उसका वहीं पर रेप करना शुरू कर देता है। लिंडा ने उस टाइम अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने की कोशिश की और उसी टाइम उस कोच ने एक काफी ज्यादा जोर का थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना ज्यादा तेज था कि लिंडा एक ही थप्पड़ में बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो अपने बेड पर पड़ती है तो उसने वहीं पर उसका शोषण करना शुरू कर दिया। अगले काफी देर तक वो उसके साथ यूं ही बदसलूकी करता रहता है। और जैसे ही उसका ये सारा का सारा नशा अब ढीला हो चुका था, तो तब जाकर उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा कांड रच दिया है। जैसे ही इस महिला को अब होश आएगा तो ये अपने पड़ोस वालों को बता देगी, अपने बच्चों को बता देगी और इसके साथ साथ इसकी भी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। इसने इसका शोषण किया है, जिसके चलते अभी इसका जेल जाना तो तय है। लेकिन यहाँ पर आते हुए इसे आखिरी टाइम में किसी ने भी नहीं देखा। अगर वो ध्यान से यहाँ से जाता है तो जाते हुए भी कोई भी नहीं देख पाएगा, तो क्यों न वो लिंडा को यहीं पर निपटा दे। ये सारी की सारी बातें इस टाइम उसके दिमाग में चल रही थी और वहीं पर कपड़े रखने वाला जो हैंगर था वो उसके हाथ लग गया और उसने बेहोशी की हालत में लिंडा की गर्दन दबानी शुरू कर दी। और कुछ ही देर बाद लिंडा अपनी जान भी गंवा देती है। वो उसको बिल्कुल यूं ही बिना कपड़ों के वहीं पर बेड पर छोड़कर वहां से भागकर चला जाता है। लेकिन आखिरी टाइम में जब उसने वहां पर खिड़की पर हाथ रखा, उसके बाद वो दूसरी तरफ जंप लगाता है। उस टाइम उसके हाथों के फिंगरप्रिंट वहीं पर रह चुके थे और उसके बाद वो तो वहां से चला गया, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रह गए। और पुलिस ऑफिसर्स आखिरी टाइम में जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने उसे बरामद कर लिया। उस टाइम इतनी ज्यादा एडवांस तकनीक नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिंडा के बेटों का उस टाइम हाथों को चेक किया था कि हो सकता है इन्हीं के ये फिंगरप्रिंट हो, ये उसके साथ मैच नहीं होते हैं। और मैनुअली एक एक बंदे के जाकर वो किस किस का हाथ चेक कर सकते थे। लेकिन जैसे ही 2015 में फोरेंसिक साइंस इस टाइम काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी थी, उसके जितने भी वहां पर टिश्यू मिले थे, जितने भी एविडेंस मिले थे, उन्हें जब चेक किया जाता है और लोगों के साथ मिलाया जाता है, तब जाकर ये केस सॉल्व होता है। टिमोथी इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था कि ये बंदा अपनी पूरी ही जिंदगी जी चुका है, अब तो ये बुढ़ापे में आ चुका है, तो अब तो इसे जेल में भी डालने का क्या फायदा। लेकिन जज ने उस पूरे के पूरे केस को अच्छे से समझ लेने के बाद उस कोच को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन दोनों ही भाइयों का ये कहना था कि हम लोगों को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बंदा जो कि हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहा था, उसी ने इनकी माँ को इतना ज्यादा बेरहमी से मारा था। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी के पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की घटना जब सामने आती है तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि हम लोग
किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ सचेत करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की देश दुनिया में घटने वाले काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट गुरजोत सिंह को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।